हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। आज के इस वीडियो में हम मैगजीन को किस प्रकार से इफेक्टिव ढंग से पढ़ना चाहिए उसको हम देखेंगे। मैं किस प्रकार से मैगजीन को पढ़ता हूँ जिसके कारण एग्जाम तक मेरे 5 से 6 रिवीजन पर मैगजीन हो जाते हैं। इस समय हमें मैगजीन को सिर्फ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ही पढ़ना चाहिए। अगर किसी एस्पिरेंट ने अभी तक मैगजीन को नहीं पढ़ा है तो अब उसको मैगजीन नहीं पढ़नी चाहिए। किसी ने पहले मैगजीन पढ़ रखी है तो उसको वापस मैगजीन को कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन मैगजीन जिसने नहीं पढ़ी है उसको पीटी 365 पढ़नी चाहिए। और वो भी किसकी? साइंस टेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया और इंटरनेशनल अफेयर की जो मैगजीन आती है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और साथ ही इकोनॉमी की पीटी 365 पे। तो जनवरी की मैगजीन अभी कुछ दिन पहले आई है, उसको हम थोड़ा सा जल्दी यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले हमें किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले देखना चाहिए कि वह सुर्खियों में है क्यों, मैगजीन में आने का उसका कारण क्या है, वो सबसे पहले पता होना चाहिए हमें। दूसरी बात है, जो मैगजीन है मैं उसको स्टैटिक का रिवीजन ही मानता हूँ। उसमें करंट की जानकारी बहुत थोड़ी सी होती है, लेकिन उसमें जो होता है मेनली वो स्टैटिक पोर्शन ही होता है। तो मैं इसको पढ़ता हूँ तो एक स्टैटिक का पार्ट मान के ही पढ़ता हूँ, ताकि मेरा जो स्टैटिक है वो भी यहाँ पर थोड़ा रिवाइज हो जाए। यहाँ पर जो पहला आर्टिकल है वो है सहकारिता से संबंधित, कोऑपरेटिव से संबंधित हम बातें लक्ष्मीकांत में या फिर जो हमारे स्टैटिक नोट्स है वहाँ पर पढ़ते हैं। इसमें बस थोड़ी सी जो करंट की जानकारी ऐड होती है और बाकी स्टैटिक भाग ही ऑलमोस्ट होता है। तो यहाँ पर यह सहकारिता का आर्टिकल आया क्यों है, इसका कारण है कि जो 2025 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है वह अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, यह घोषणा की है। तो 2025 की शुरुआत हुई है तो 25 की शुरुआत में ही यह आर्टिकल आया है। तो यहाँ पर लिखा, भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री तथा प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 का उद्घाटन किया। इसकी घोषणा जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की घोषणा कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसकी थीम है सहकारी समितियां एक बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं। फिर से प्रश्न आ जाए कि इस बार का जो संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष है उसकी थीम क्या थी, तो यहाँ पर एक बार हाईलाइट कर लेना है। हमें मैगजीन पढ़ते समय हमें क्या लेना है? हाईलाइटर साथ में लेना है, और जो इंपॉर्टेंट बात है उसको हाईलाइट कर देना है, और याद करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? पढ़ना है, उसको हाईलाइट कर देना है। और जब नेक्स्ट टाइम हम सेकंड डिवीजन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट वाले पोर्शन को पढ़ना है, बाकी वाले पोर्शन को टच भी नहीं करना है। यहाँ पर ये जो बातें लिखी गई बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, सहकारिता के सिद्धांत वगैरह ये सब मेंस की बातें हो जाती है। अभी हमें सिर्फ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से देखना है, तो उसी को हम देखेंगे। यहाँ पर सहकारी समिति क्या होती है वो तो आपको पता ही होगा। अब सहकारिता से संबंधित एक गठबंधन है वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन। पहली बात तो यह अंतर सरकारी गठबंधन नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा गया है यह एक वैश्विक गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ है। ये प्रश्न आ जाए कभी, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन क्या एक अंतर सरकारी संगठन है? बिल्कुल नहीं है, यह एक एनजीओ है, उसको हाईलाइट कर देना है। नवंबर 2024 में भारत ने पहली बार आईसीए के वैश्विक सहकारिता सम्मेलन की मेजबानी की थी, इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार के प्रीलिम्स को लेकर। भारत में सहकारी समिति को दे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 के साथ हुआ। वर्तमान में भारत में विश्व की 27% सहकारी समितियां हैं। महाराष्ट्र में देश की सर्वाधिक सहकारी समितियां हैं जो कि 25% है। 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 था, उसके तहत जो सहकारी समिति के प्रावधान है उसको संविधान में जोड़कर सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इस संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में क्या जोड़ा गया था? एक तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के तहत सहकारी समिति वर्ड को जोड़ा गया था। दूसरी बात है, जो डीपीएसपी 43B है उसके अंदर सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की बात कही गई। तीसरा है, जो संविधान का भाग 9B है उसमें सहकारी गवर्नेंस के लिए अनुच्छेद 243ZH से 243ZT जोड़े गए। बहुराज्यीय सहकारी समिति है वो संघ सूची के तहत आती है। राज्य सहकारी समिति राज्य सूची के अंदर आती है, और राज्य सहकारी समिति अधिनियम उनके तहत यह शासित होती है। ये जो बातें हैं इनको हमें हाईलाइट कर लेना है, बाकी जो बातें हैं उनको बस छोड़ देना है, उसको देखना भी नहीं है। अब सहकारी समिति के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक वर्ड आता है सहकारी बैंक का भी। सहकारी बैंक क्या होते हैं? ये राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमन के अंतर्गत आते हैं। बाकी चीज़ों को हमें यहाँ पर जो है ये सब छोड़ देना है। ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सिर्फ कितनी बातें जानी थी, बस थोड़ी सी बातें यहाँ पर हाईलाइट करनी थी, इसलिए जो मैगजीन है वो बहुत ही जल्दी हो पाती है। मैगजीन के 5 से 6 रिवीजन इसी कारण हो पाते हैं क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव वाली चीज़ों को ही देखना है। भारत में सहकारी समिति को मजबूत करने के लिए क्या पहले की गई? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम 1963 में बनाया गया था। सहकारी मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। सहकारिता मंत्रालय कब बनाया गया? 2021 के अंदर। ये भी बातें थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, कभी किसी प्रश्न में एलिमिनेशन में काम आ सकती है। बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, बस जो पहला आर्टिकल था वो काफ़ी बड़ा था, लेकिन उसमें से प्रीलिम्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट बातें थी? बहुत ही कम थी। दूसरा आर्टिकल है नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग के 10 वर्ष हो गए हैं, कब? 2025 में। 1 जनवरी 2015 को ये बना था और 1 जनवरी 2025 को इसके 10 वर्ष हो गए, इसलिए यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
नीति आयोग क्या है? एक सलाहकार निकाय है। पूर्ववर्ती योजना आयोग का इसने स्थान लिया है। यह न तो संवैधानिक है न सांविधिक है। वेरी इंपॉर्टेंट, योजना आयोग भी न तो संवैधानिक था न सांविधिक था। इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। यूपीएससी पूछ भी चुका है एक बार। और इसमें सदस्य कौन होते हैं? विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री हो गए। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री नहीं होते उनके उपराज्यपाल हो गए। नीति आयोग के पदेन सदस्य हो गए कौन होते हैं? प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य। नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब नीति आयोग से जुड़ी रिपोर्ट्स और जो सूचकांक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो पेज है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो नीति आयोग कौन कौन से सूचकांक निकालता है, उसमें है SDG इंडिया इंडेक्स, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक और भारत नवाचार सूचकांक। ये 4 सूचकांक जो नीति आयोग वो निकालता है। सीधा प्रश्न आ सकता है कि संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक कौन जारी करता है, इसलिए इन चीज़ों को याद करना ही करना है। नीति आयोग की मुख्यतः पहले कौन कौन सी है? अटल नवाचार मिशन, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, महिला उद्यमशीलता प्लेटफॉर्म। अब एक चीज़ यहाँ पर मैगजीन पढ़ते टाइम आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर एक था भारत नवाचार सूचकांक, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ऐसे ही आती है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। आपने कभी न कभी इसका नाम तो सुना होगा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का। अगर आपके नोट्स में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का कहीं पर भी जिक्र कर रखा है, कहीं पर भी आपने ऐड कर रखा है, लिख रखा है, आपको पता है, तब तो उसके बारे में कुछ नहीं सर्च करना, आप वहाँ पर पढ़ लेंगे। लेकिन आपको लगता है कि मेरे नोट्स में ये चीज़ ऐड नहीं है, तो आपको हाथों हाथ क्या करना है, मैगजीन में ही सर्च करके उसको लिख देना है। वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसे कौन निकालता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO। ये जो WIPO है ये UN की विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देने का इसका काम है WIPO का, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा के अंदर। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है WIPO का? वो है इकोसॉक, UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये जो चीज़ है ये एक्स्ट्रा चीज़ आपको लिखनी होती है मैगजीन के अंदर। अगर नोट्स में आपके WIPO ऐड है तब आपको इसके बारे में कुछ सर्च नहीं करना, लेकिन आपको लगता है कि मेरे नोट्स में ऐड नहीं है तब आपको यहीं पर हाथों हाथ कर देना है। जैसे यहाँ पर देखिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम, अगर आपके नोट्स में आकांक्षी जिला कार्यक्रम ऐड है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको लगता है मेरे नोट्स में नहीं है तो आपको सर्च करके लिख देना है। जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम है उसे 2018 में लाया गया था। पिछड़े जिलों में सुधार करने के लिए इसको लाया गया था। इसके जो 5 संकेतक है कौन कौन से? स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास तथा बुनियादी संरचना। ये हो गई आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में जानकारी। ये चीज़ें आपको एडिशनल कुछ सर्च करनी होती है मैगजीन पढ़ते टाइम। बाकी इस आर्टिकल में यहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यही जानकारी थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जिसे हमें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से याद रखना है। तीसरा आर्टिकल है लोकपाल और लोकायुक्त से संबंधित। अब लोकपाल और लोकायुक्त है वह लक्ष्मीकांत में अच्छे से दे रखा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा सिर्फ लक्ष्मीकांत का रिवीजन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। और यह सुर्खियों में क्या था? जनवरी 2025 में लोकपाल संस्था ने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया। लोकपाल की संरचना क्या है? लोकपाल निकाय में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। इनमें से आधे सदस्य न्यायिक सदस्य होते हैं। लोकपाल के आधे सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग तथा महिलाओं से होंगे। ये एक कंडीशन दे दी कि आधे सदस्य क्या होने चाहिए? न्यायिक होने चाहिए और आधे सदस्य इनमें से कोई होने चाहिए। कार्यकाल या पदावधि कितनी है? अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए या फिर 70 वर्ष की आयु तक योग्य होंगे। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति और एक चयन समिति की सिफारिश पर। और चयन समिति में कौन होते हैं? ये 5 लोग होते हैं। प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित न्यायविद। ये क्या हो रहा है? हमारा सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत का रिवीजन हो रहा है। यहाँ पर हाईलाइट करना और फटाफट पढ़ लेना इनको बस। लोकपाल का क्षेत्राधिकार है, उसमें प्रधानमंत्री, मंत्री, संसद सदस्य, ग्रुप A, B, C, D के अधिकारी आदि आते हैं। साथ ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है? प्रधानमंत्री तो इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों को छोड़कर इन मामलों की जांच लोकपाल नहीं कर सकता है। ये होगी लोकपाल के बारे में सारी जानकारी। हमने क्या यहाँ पर क्या है? सिर्फ और सिर्फ रिवीजन किया है। इसी प्रकार से आपको जो इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव वाला, उसको हाईलाइट कर देना है। यहाँ पर ये जो शब्द दे रखा है, आगे की राह हो गया या फिर जुड़ी हुई समस्याएं क्या है, ये सब मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अभी हमें उसको नहीं देखना है, अभी हमें सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करना है पहले, उसके बाद हम मेंस की चीज़ों को देखेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग, उसमें भी जो इस प्रकार की बातें हैं आप हाईलाइट कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो स्लाइड है उसको पॉज करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी बातें जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो 2023 के अंदर क्या लेके आए थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 लाए थे। इसके तहत कुछ चेंजेस लाए थे, इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अनूप बर्णवाल केस है वो भी इससे संबंधित है। यहाँ पर चयन समिति में कौन कौन हो सकते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछ सकता है। चयन समिति होते हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता तथा प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री या सदस्य। ये बात इंपॉर्टेंट हो गई।
खोज समिति बनती है जिसका कानून न्याय मंत्री अध्यक्षता करते हैं। सीईसी या ईसी राष्ट्रपति को लिखित रूप से अपना त्यागपत्र दे सकते हैं और सीईसी का निष्कासन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही होता है, मतलब महाभियोग के माध्यम से। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इनको हमें बार बार रिवाइज करना है। 5 से 6 बार अपने आप रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक सब चीज़ें याद हो जाएगी, आपको याद करने की कोशिश करनी भी नहीं है। इंटरनेट शटडाउन के बारे में यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हाईलाइट कर रखी हैं। इसी प्रकार से हमें मैगजीन को पढ़ना है। जो PT 365 है उसको भी इसी प्रकार से करना है, उसमें भी जो प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव वाली चीज़ें हैं उसी को हमें पढ़ना है मेनली। और बहुत सारे जो फर्जी आर्टिकल भी होते हैं मैगजीन के अंदर, हर मैगजीन की चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो हमें देखना है कि POQ में किस प्रकार से प्रश्न आ रखे हैं, उनको ही हमें सिर्फ पढ़ना है अच्छे से हाईलाइट करते हुए। यहाँ पर बात लिखी हुई है कि अनुराधा भसीन मामले के अंदर अनुच्छेद 19 के तहत जो इंटरनेट का अधिकार है वो मौलिक अधिकार बना दिया गया था। अब यहाँ पर ये तो हो गया पॉलिटी वाला पोर्शन, अब आता है IR वाला पोर्शन। IR वाले पोर्शन को किस प्रकार से करना है वो देखते हैं हम। सबसे पहला आर्टिकल है संयुक्त राज्य अमेरिका के संरक्षणवादी उपाय। यह आर्टिकल आया क्यों है? क्योंकि अभी ट्रंप क्या बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, और ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने कई जो वैश्विक संस्था हैं उनसे अपना जो अमेरिका का हाथ है वो वापस ले लिया है, जैसे कि WHO से, पेरिस समझौते से, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से, ऐसी वैश्विक संस्थाओं से जो अमेरिका है वो अलग हो गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि अमेरिका किन किन से बाहर हुआ है, और बाकी इस आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट है वो भी हमें देखना है। जैसे कि यहाँ पर है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को, इससे अमेरिका 2017 में बाहर हो गया था और 2023 में फिर से शामिल हो गया था। तो अब यूनेस्को का मेंबर है कौन? USA। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। अगर आपने कभी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का नाम नहीं सुन रखा है तब आपको हाथों हाथ क्या करना है, गूगल करना है कि ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है क्या, जिससे 2017 में अमेरिका बाहर हो गया था। अगर आपके नोट्स में ऐड है तब तो कुछ नहीं करना, आपको पता ही होगा। बस आपको क्या करना है, रिकॉल कर देना है कि TPP होता क्या है, इसका गठन कब हुआ, इसके मेंबर कौन होते हैं, ये चीज़ें। लेकिन नोट्स में नहीं है तब आपको गूगल करना है। मैंने यहाँ पर एक फॉर एग्जाम्पल लिख दिया है कि TPP है, उसके 12 सदस्य, 2016 में ये बना था, 2017 में इससे USA बाहर हो गया था, और 2018 में इसने अपना नाम चेंज कर दिया। किसने? TPP ने क्या कर दिया नाम? CPTPP, यानी कि कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। कब? 2018 के अंदर। अब इसके सदस्य कौन? और यह क्या है? यह एक FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता है। इसके सदस्य पहले तो कितने थे? TPP में 12 थे USA को मिलाकर। जब USA बाहर हो गया तब इसके सदस्य बचे 11 सदस्य कौन से हैं? इसमें है ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम। जो रिम ऑफ पैसिफिक वाली कंट्री है वो इसके मेंबर है, चीन इसका मेंबर नहीं है, इंपॉर्टेंट बात। और साउथ कोरिया भी मेंबर नहीं है। जो मेंबर नहीं होते उनको थोड़ा हाईलाइट कर देना चाहिए दिमाग के अंदर कि भाई ये मेंबर नहीं है। 2021 के अंदर UK इसका 12वां सदस्य बन गया, यूनाइटेड किंगडम। ये इंपॉर्टेंट बात होगी यहाँ पर। तो ऐसी जानकारी जो आपको पता नहीं है या आपके नोट्स में नहीं है उसको ऐड कर लेना है, अगर नोट्स में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको हमने यहाँ हाईलाइट कर रखा है, जैसे कि क्वाड, भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा, जिसको G20 के अंदर जो भारत में समिट हुआ था उसमें बनाया था, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अब इनके बारे में भी आपको क्या करना है, सर्च कर लेना है अगर आपके नोट्स में नहीं है। हालांकि आप जब दूसरी मैगजीन पढ़ोगे उसमें IPF के बारे में, IMEC के बारे में, क्वाड के बारे में आ जाएगा, लेकिन आपने अगर कहीं नाम नहीं सुन रखा है, आपको नहीं मिल रहा है, आपको याद नहीं आ रहा है, तो आपको सर्च कर लेना है, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी एक रिकॉलिंग पावर बढ़ेगी। देख लीजिए इस आर्टिकल में सिर्फ और सिर्फ 4-5 लाइनें ही इंपॉर्टेंट थी, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। तो 4-5 लाइनें पढ़ने में कितना ही टाइम लगेगा। ऐसे ही अगर जो 160 पेज की जो मैगजीन होती है अगर उसको ढंग से करें तो वो 40 या 50 पेज की बचेगी पीछे। बाकी की पेज तो सिर्फ और सिर्फ मेंस पर्सपेक्टिव वाले हैं, प्रीलिम्स वाले देखें तो 40-50 पेज ही है और है ही नहीं ज़्यादा। उसको हाईलाइट करके बार बार रिवीजन करना है। अब लघु पक्षपात और बहु पक्षपात यानी कि मिनीलेटरलिज्म और मल्टीलेटरलिज्म का आर्टिकल है, यह मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से नहीं है, छोड़ दो इसको अभी। यहाँ पर आर्टिकल है जलवायु वार्ताओं में संस्थाओं की भूमिका, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन क्लाइमेट नेगोशिएशन। यह आर्टिकल भी पूर्ण रूप से मेंस पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। यहाँ पर भी प्रीलिम्स की बहुत ही कम बातें हैं। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से WHO से संबंधित क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हमने हाईलाइट कर रखा है, उसको हम देखते हैं। WHO की स्थापना कब हुई? 1948 में। WHO क्या है? UN की एक विशेष स्वास्थ्य एजेंसी है। 1948 में इसका गठन हुआ था। WHO का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। बाकी देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। इतना छोटा आर्टिकल था, बस 5 चीज़ें या 4 चीज़ें थी इंपॉर्टेंट थी इस आर्टिकल में, उसको हाईलाइट किया, आगे बढ़ गए। बाकी सारी चीज़ें मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगला आता है ऑकस। ऑकस के मेंबर कौन है? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।
त्रिपक्षीय सिक्योरिटी और डिफेंस साझेदारी है ये। यहाँ पर थोड़ा मैप में देख लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है। अगला है भारतीय यूरोपीय संघ संबंध। इस आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से उसको देखते हैं। पहला, भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? लिस्बन में हुआ। कब? 2000 में। अब यहाँ पर ये जो मैप है इसमें आपको कुछ देखना है और दिमाग पर जोर डालना है। जैसे कि यहाँ पर कैस्पियन सी आ गया। अब कैस्पियन सी की कौन सी नेबरिंग कंट्री है उसको सोच लेना है। यहाँ पर कुछ देखना नहीं कितनी आपको याद हो पाता, कितना आपको याद आ पाता है, आपको एक्टिव रिकॉलिंग करनी है। जब भी मैप आए उसमें यही करना है, मैप को ऐसे इग्नोर नहीं कर देना है। अब यहाँ पर देख लिया कि कौन कौन मेंबर हो गए। कजाकिस्तान हो गया, रशिया हो गया, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान हो गया, ईरान हो गया, अजरबैजान हो गया, ये इसके मेंबर हो गए। ब्लैक सी आ गया। ब्लैक सी के कौन कौन मेंबर है? टर्की हो गया, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया। बस एक्टिव रिकॉलिंग कर देनी है। यहाँ पर सी ऑफ ओजो हो गया, कर्च स्टेट हो गई, नीचे मरमरा सी हो गया, बोस्फोरस स्टेट हो गई, डार्डेनस स्टेट हो गई। यहाँ मेडिटेरियन सी आ गया। मेडिटेरियन सी की कौन कौन सी कंट्री है? यहाँ पर मोरक्को, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मिस्र हो गए। इधर लेबनान, सीरिया, इजराइल, साइप्रस आदि कंट्री हो गई। बीच में माल्टा हो गया। ये चीज़ें आपको बस रिकॉल करनी है मैप को देखते ही। अगर बार बार आप जब मैप देखोगे इस प्रकार से दिमाग पर जोर डालोगे तो सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएगी। यहाँ पर एड्रियाटिक सी हो गया। एड्रियाटिक सी की कौन सी कंट्री है उसको देख लेना है। जैसे ग्रीस हो गया, अल्बानिया हो गया, मोंटेनीग्रो हो गया, इटली हो गया, स्लोवानिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, बोस्निया हर्जेगोविना हो गया, इधर ये सिसिली आइलैंड हो गया, यहाँ पर स्पेन हो गया, जिब्राल्टर स्ट्रेट यहाँ पर हो गई जो किसको जोड़ता है? मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सी को जोड़ता है। ये चीज़ें आपको बस एक्टिव रिकॉल कर देना है। बाल्टिक सी की जो कंट्री है उसको देख लेना है। नॉर्थ सी जिसको 2024 में पूछा गया था, इसकी कंट्रीज को याद कर लेना है एक बार। इस प्रकार से मैप को देखते ही आपकी जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिव हो जानी चाहिए। तब आपके लिए मैपिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। मैपिंग से सब लोग डरते हैं। मैपिंग सबसे ईजी पोर्शन है यूपीएससी की तैयारी का। बाकी इस आर्टिकल में इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। आपको ये जो मैप है इसमें सब चीज़ें रिवाइज कर लेनी है एक बार, और कुछ नहीं। और साथ ही में क्या देखना है? यूरोपियन यूनियन की कौन मेंबर नहीं है। यहाँ पर देखिए बीच में जो स्विट्जरलैंड है वो मेंबर नहीं है। यहाँ पर एक कंट्री आती है, कौन सी, सर्बिया होगी या कोई, आप सर्च कर लेना, ये इसके मेंबर नहीं है। ब्रिटेन है वो इससे बाहर हो गया है। जो नॉर्वे है वो ईयू का मेंबर नहीं है। स्वीडन, फिनलैंड इसके मेंबर है। ये चीज़ें आपको बस मैप देखते ही जो आपके न्यूरॉन्स है वो एक्टिव हो जाना चाहिए। इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे अगला ये मैप आता है भारत और इंडोनेशिया से संबंधित। इसमें देखिए 10 डिग्री चैनल कौन सा है, 6 डिग्री चैनल कौन सा है, स्टेट ऑफ मलाका कौन सी है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, सबांग पॉइंट कहाँ पर है। ये चीज़ें आपको रिकॉल करनी है। अब 10 डिग्री चैनल और 6 डिग्री चैनल का आ गया तो अब 8 डिग्री चैनल कहाँ है, 9 डिग्री चैनल कहाँ है, कोको स्टेट कहाँ है। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए मैप को देखते ही। यहाँ पर एक बाली यात्रा का जिक्र होता है। बाली यात्रा क्या है, ये चीज़ें आपको बस दिमाग के अंदर एक बार सोच लेनी है और कुछ नहीं करना। मैगजीन का यही काम है। मैगजीन से वैसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन मैगजीन क्या करता है, हमारा स्टडी का रिवीजन करवाता है बार बार, इसलिए मैगजीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर थोड़ा जो न्यूज़ इन शॉर्ट्स होती हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर भारत सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों के 60 वर्ष पर आर्टिकल आया है, तो इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे 1965 में सिंगापुर की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाला भारत सबसे पहले देशों में से एक था। 2005 में व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता हुआ। 2023-24 में सिंगापुर भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्त वर्ष 2023-24 में सिंगापुर भारत में FDI का प्रमुख स्रोत रहा है। ये आसियान समूह में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अब आसियान समूह का नाम आया तो आसियान समूह की सारी कंट्री है उसका नाम एक बार रिकॉल कर देना है। जैसे कि मैप के अकॉर्डिंग म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कम्बोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनई, इंडोनेशिया, इस प्रकार सारी कंट्री आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। इनकी कैपिटल है वो भी आ जानी चाहिए। तो इस प्रकार से जो मैगजीन है उसको पढ़ना है। यहाँ पर हमने मैगजीन को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से एक्टिव रिकॉलिंग करनी चाहिए, किस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें ऐड करनी चाहिए, वो हमने देखा है। आपको ये वीडियो जो करंट अफेयर पढ़ने में हेल्प करेगा, इसी आशा के साथ ये वीडियो बनाया है। यहाँ पर मेरा जो मैगजीन पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं था, यहाँ पर सिर्फ आपको बताना था कि मैगजीन किस प्रकार से पढ़नी चाहिए। तो आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।